प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का किया उद्घाटन। कहा, आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास को 21वीं सदी की देने वाला है नई पहचान। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश को बिजनेस का नया डेस्टिनेशन बनाएगा फ्रेट कॉरिडोर और आत्मनिर्भर भारत का बनेगा माध्यम। 31 दिसंबर को शाम 6 बजे सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल ने कहा, इससे छात्रों के मन में भ्रम और उलझन की स्थिति होगी कम। और वित्तीय वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। जो लोग 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे तो उनको दोगुनी पेनल्टी देनी होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रयागराज के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। करीब 351 किलोमीटर लंबे इस फ्रेट कॉरिडोर को 5,750 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस गलियारे के बन जाने से जहां एक और देश में पहली बार मालगाड़ियां टाइम टेबल से चलेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे व्यस्ततम रेल मार्गों में से एक कानपुर से दिल्ली के बीच रेल ट्रैफिक में भी कमी आएगी। इस सेक्शन के खुलने से स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये माल ढुलाई गलियारा आत्मनिर्भर भारत के लिए काफी अहम है। इस गलियारे से व्यापारी के साथ उपभोक्ता सभी लाभान्वित होंगे। विशेष सुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी, क्योंकि इन ट्रैक पर डबल डेकर यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बा ऐसी मालगाड़ियां चलाई जा सकेगी। मालगाड़ियां जब समय पर पहुंचती और पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा। हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कारण सामान सस्ता होगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। यही नहीं, देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, निवेश के लिए भारत और आकर्षक बनेगा। देश में रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे। खुर्जा पर पहली मालगाड़ी की शुरुआत होने पर पीएम मोदी ने इसे नए भारत की गूंज बताया। खुर्जा भावपुर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गूंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा कि इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही तैयार की गई है। भारतीयों ने ही उसको तैयार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आधुनिक ट्रेनों का निर्माण अपने लिए भी कर रहा है और निर्यात के लिए भी कर रहा है। हमने ऐलान करके भूल जाने वाली राजनीति को बदला। हमने रेल ट्रैक पर निवेश किया, रेलवे नेटवर्क को हजारों मानव रहित फाटकों से मुक्त किया, रेलवे ट्रैक को तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए तैयार किया
रेलवे नेटवर्क के चौड़ीकरण और बिजलीकरण दोनों पर फोकस किया। आज वंदे एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चल रही है और भारतीय रेल पहले से कहीं अधिक सुरक्षित भी हुई है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेल विकास की पटरी पर दौड़ रही है। प्रधानमंत्री ने पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रदेशवासियों के लिए यह प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज प्रयागराज में ईडीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इससे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये सेंटर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। ये सेंटर रेलों की गति बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने से मालगाड़ी की औसत रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इससे प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी और समय की बचत होने के साथ ही रास्ते में भी माल खराब होने से बच सकेगा। हमारे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो पहले खंड का न्यू खुर्जा न्यू भावपुर आज राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। यह प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले जो मालगाड़ियों की औसत गति मात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वह बढ़कर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने की एक नई गति और उत्तर प्रदेश के न केवल खाद्यान्न को अपितु यहां औद्योगिक विकास की दिशा से एक नया माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में हमें प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य के लिए इस फ्रेट कॉरिडोर के महत्व को हम सभी इसके महत्व को समझ सकते हैं और ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 75% जो भाग है वह उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी है जो प्रदेश स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी हमें नए अवसर सृजित करने का एक हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर आज एक बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों का आंदोलन आज समाप्त हो सकता है। यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि सरकार ने हमेशा की तरह बार बार कहा है कि वो हर मुद्दे पर किसान संगठनों से हर आपत्तियों पर साफ नियत खुले दिल से वार्ता को तैयार है, चाहे एमएसपी हो या मंडियों की मौजूदा स्थिति। देखिए पूरी रिपोर्ट। कृषि सुधारों पर देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों का केंद्र सरकार को समर्थन का दौर जारी है, तो सुधारों के विरोध में बैठे किसानों और सरकार के बीच बुधवार को वार्ता होने जा रही है। बुधवार को कृषि सुधारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। केंद्र सरकार ने किसानों को चिट्ठी लिखी थी जिसके जवाब में किसानों ने वार्ता का न्योता स्वीकार करते हुए कुछ शर्तों के साथ 29 तारीख को बातचीत के लिए हामी भरी थी। इसके बाद सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को खत लिखकर बताया कि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में वार्ता के लिए आएं। कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल की जारी चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने को प्रतिबद्ध है। बैठक में किसानों की ओर से भेजे विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों, एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। दोपहर 2 बजे किसान मंत्रियों की समिति के साथ वार्ता करेंगे। सरकार और बीजेपी दोनों ने उम्मीद जताई है कि इस वार्ता से हल निकलेगा। निश्चित रूप से जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। और निश्चित रूप से आज देश के अंदर करोड़ों करोड़ जो किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं
उनकी भावना को भी वो निश्चित रूप से समझेंगे, क्योंकि ये बिल है वो किसान को आज़ादी देने वाले बिल हैं और इस जो एक लंबे समय से जो किसानों की जो आंदोलन है वो समाप्त होने की पूरी उम्मीद है हमें। ये हमारे जो दोनों बिल हैं ये किसान के हित में है और उन्हें इतना भी विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता जो किसानों के खिलाफ जाए। इसमें उन्हें विश्वास है। कुछ गलतफहमियां, कुछ भ्रांतियां किसानों के दिल में है, मुझे विश्वास है कल उनका निराकरण भी हो जाएगा। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि कृषि सुधार किसानों के कल्याण के लिए है और इससे उन्हें फायदा होगा। प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार ने साफ किया है कि सरकार किसानों की चिंताओं का समाधान करने को तैयार है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग एक अपने अहम मोड़ पर है। हम ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं? एक तरफ हम कोरोना के संक्रमण को मोटे तौर पर नियंत्रित करने में कामयाब दिख रहे हैं क्योंकि दैनिक मामलों में लगातार गिरावट है, तो वहीं नया स्ट्रेन चिंताएं पैदा करता दिखता है। लेकिन राहत की बात यह है कि टीकाकरण की तैयारियां पुख्ता हो रही हैं क्योंकि आने वाली वैक्सीन नए यूके स्ट्रेन से भी पूरी तरीके से लड़ने में कामयाब है। कोरोना वायरस के नए प्रकार या कहें नए वेरिएंट के भारत पहुंचने की खबरों के बीच मंगलवार को राहत की खबरें भी आईं। मंगलवार सुबह जारी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दैनिक मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 16,432 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जो हाल के कुछ महीनों में एक दिन में सामने आए संक्रमितों की सबसे कम संख्या है। वहीं अब तक संक्रमण से ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 98 लाख के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 24,900 मरीजों ने वायरस को मात दी है। देश में कोविड-19 के मामलों में मृत्यु दर 1.44% है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 95.82% हो गई है। वहीं इस बीच ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के एक नए प्रकार यानी स्ट्रेन के खतरे को लेकर भारत चौकस दिख रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन से भारत आए 6 लोग कोरोना वायरस के नए ब्रिटेन वेरिएंट जीनोम से संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। इनमें से 3 बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 पुणे की लैब में पाए गए। इतना ही नहीं, सरकार ने संक्रमितों के करीबी संपर्कों को भी क्वारंटाइन किया है। साथ ही इनके सहयात्रियों की पहचान के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी जारी है। गौरतलब है कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक यूके से करीब 33,000 लोग भारत आए हैं। भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय ने फिलहाल ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर 31 दिसंबर तक प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन संकेत मिले हैं कि हालात को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। I foresee a slight extension of the temporary suspension because we are getting the fuller picture of what has happened. I don't expect that extension to be a long or indefinite extension. I'm not going to put a figure on it, but the words I'm choosing will give you an idea. A slight extension, small extension of the temporary suspension. ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए वायरस के नए वेरिएंट को व्यवस्थित तरीके से जांचने के लिए सरकार की अलग अलग एजेंसियों के 10 प्रयोगशालाओं का एक समूह बनाया गया है, जो जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगी, जिससे यूके वेरिएंट के साथ साथ दूसरे वेरिएंट्स पर नजर रखी जा सके। This particular virus strain may have its own run and we have to be very careful. वहीं वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए वैक्सीन के प्रभाव को लेकर भी सरकार ने मंगलवार को स्थिति साफ कर दी कि ब्रिटेन से आए कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर वैक्सीन काम करेगी। वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पोर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की अभी जरूरत नहीं है। इन चिंताजनक परिस्थितियों में भारत सरकार वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को पुख्ता बनाने में लगी है। नए साल में कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान तैयार हो रहा है। सरकार ने पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2 जिलों में कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारी परखने के लिए 2 दिन का ड्राई रन सोमवार को शुरू किया था, जिसका मंगलवार को समापन हो गया। अभी तक मिली सूचना बताती है कि ड्राई रन का विश्लेषण कर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो राज्यों की कोरोना टास्क फोर्स के पास भेजी जाएगी, जिसके आधार पर कोविड टास्क फोर्स की गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किया जाएगा।
वहीं एक बड़ी बात यह भी है कि ड्राई रन में कोल्ड चेन से वैक्सीनेशन साइट्स तक वैक्सीन लाने ले जाने की प्रक्रिया परखी जा रही है, जिसमें अलग अलग हवाई अड्डों और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं को भी परखने में मदद मिल रही है। The concerned government department is fully in control of this, and the transportation, which is, as Secretary said, a multimodal exercise, the civil aviation component will certainly undertake the tasks assigned to it. इन सब के बीच आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में पिछले सप्ताह पॉजिटिविटी रिपोर्ट 2.25% रही है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी कि भारत सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है। इस योजना के तहत अब तक शिक्षा के लिए 60% केंद्र देगी और 40% राज्य वहन करेगी। माना जा रहा है कि इस योजना से करीब 4 करोड़ छात्रों को फायदा होगा। 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार वहन करेगी, और इसका परिणाम यह होगा कि हम जो 60% अमाउंट देंगे, वो जो वर्तमान अमाउंट दे रहे हैं 1100-1200 करोड़, उसका 5 गुना होगा। अभी हम एक साल में 1100-1200 करोड़ रुपए देते थे, अब एक साल में 5500 से लेकर 6000 करोड़ तक की राशि केंद्र राज्यों को देगी और 40% राज्य मिलाएगा। ये कुल राशि का एवरेज हमने जोड़ा है। 5 साल का ये योजना 5 साल के लिए है, 25-26 तक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि वो आगामी 31 दिसंबर को शाम 6 बजे सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं को लेकर छात्रों में उलझन और भ्रम की स्थिति है। ऐसे में तिथियों की घोषणा होने से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त वक्त मिलेगा। छात्रों से, अध्यापकों से परामर्श करने के बाद अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 31 दिसंबर 2020 को नए वर्ष की पूर्व संध्या पर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी, उन तिथियों की हम घोषणा करेंगे, ताकि छात्रों को, अभिभावकों को और अध्यापकों को इसकी सूचना मिल सके और जो उनकी मन में तमाम प्रकार की उलझनें हैं, जो एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है, वो स्पष्ट हो सके और छात्र पूरी तैयारी का उनको समय भी मिला है, समय मिल सके और उनको निश्चित हो सके कि इन तिथियों में उनकी परीक्षाएं हैं। तो मैं आपके माध्यम से छात्रों को, उनके अभिभावकों को, अध्यापकगण को बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। वित्तीय वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द ही ऐसा कर दें। वजह यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल समय सीमा के बाद रिटर्न फाइल करने पर दोगुनी पेनाल्टी देनी होगी। अगर आप 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो इस बार 10,000 रुपए की पेनाल्टी देनी होगी। यह पिछले साल से अलग है। डेडलाइन गुजर जाने के बाद कुछ महीनों के भीतर रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ती थी। अगर नेट टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो 1,000 रुपए की लेट फाइलिंग फीस लगेगी। मथुरा जिले के छाता बरसाना नंदगांव मार्ग पर स्थित ग्राम सभा पंचायत जलालपुर में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव की सड़कों को संपर्क मार्ग से जोड़ने से गांव वासियों में खुशी की लहर है। इससे पूर्व बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए घंटों लगते थे, अब आने जाने में काफी सुविधा हो गई है। यहां कंक्रीट की सड़कें बनने से काफी सुविधा हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले बुजुर्ग, बच्चे और खासकर जच्चा बच्चा और महिलाओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव की सड़कों को संपर्क मार्ग तक जोड़ा गया है और सड़कें अच्छी गुणवत्ता युक्त बनाई गई हैं। यह सरकार का सराहनीय कदम है। परेशानी, सड़क टूटी पड़ी, गड्ढे, अब सड़क बन गई, अब सुविधा होगी। अब से जच्चा ले जाने की परेशानी, बिल्कुल कोई भान नहीं है, आता ही ना कोई, वही ना आता। ब्याह शादी में बारात भी दिक्कत उठा गई, कोई ना आने जाने में परेशानी। अब सही है, अब सड़क बन गई। अब सड़कें की हालत बहुत खराब थी
तब से माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने तब से हालत बहुत गाँव की सुधरी है और सड़कें भी बड़ी बड़ी बनी हैं। पहले हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी और जब मरीज बीमार हो जाते थे हमारे बुजुर्ग लोग, तब से यहाँ से अस्पताल ले जाने में काफ़ी समस्या आती थी। तब से माननीय मोदी जी बने, सड़कों का हालत बहुत सुधरी है। तब से अब जो 1 घंटा लगता था रास्ता सफ़र करने में, अब 10 मिनट में पूरा कार्य हो जाता है। पहले ये सड़क इतना गड्ढा था जी कि हमको इतनी परेशानियां उठनी पड़ती, इतनी परेशानियां, कभी कोई मरीज भी आदमी ले जाना पड़ता था, बड़ी मुश्किल हमारी परेशानी बहुत सामने आई इसकी। अब ये सड़क अच्छी बन गई है, हम बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया, आने जाने वाले में बड़ी सहूलत हो गई, इसमें सहूलत अच्छी। सड़क पहले जी यहाँ तो बहुत खराब थी, बहुत गड्ढे थे, पानी भरा रहता था। अब तो बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी सड़क हो गई है। हम यहाँ से कोसी आते हैं जाते हैं तो वहाँ आने जाने में दिक्कत होती थी कि कोसी वाली सड़क से जुड़ी हुई है, बरसाना कोसी से। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अलीगढ़ जनपद में गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना में जनपद के 55 अस्पताल मुफ्त इलाज के लिए अधिकृत किए गए हैं। इन सभी अस्पतालों में गोल्डन कार्ड देखते ही इलाज मिल जाता है। जनपद में 1,48,436 ग्रामीण परिवार और 84,077 परिवार शहरी इस योजना में शामिल किए गए हैं। जिले में 2,20,145 लोगों को गोल्डन कार्ड वितरित करने का लक्ष्य है। इस योजना में जिले में अब तक 1,72,357 लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। 15 दिसंबर से गोल्डन कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरकार की मंशा के अनुसार प्रत्येक लाभार्थी परिवार को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराना है। 25 सितंबर से शुरू हुई इस विशेष अभियान में प्रदेश में जिले सबसे अधिक गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। योजना के तहत जिले में अब तक 17,664 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। कोविड के दौरान 7,664 लोगों को लाभ मिला है। इस योजना में लाभार्थी को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। इतना पैसा नहीं था मुझ पे, मैं इलाज करवाती और मोदी भाई की तरफ से इलाज हुआ मेरा। गोल्डन कार्ड से मेरा इलाज हुआ है जीवन ज्योति हॉस्पिटल में। मोदी जी के धन्यवाद मोदी जी के लिए, जो मुझ में पैसे नहीं थे जो मैं इलाज करा चुकी। बहुत गरीब मेरी हालत है, मोदी जी के लिए धन्यवाद। मेरा गोल्डन कार्ड से पित्ती की थैली का इलाज फिर हुआ है जीवन ज्योति हॉस्पिटल में। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गोल्डन कार्ड से ही मेरा इलाज हुआ है और मुफ्त हुआ है जीवन ज्योति में। मैं सरकार के लिए हाथ जोड़कर बात करता हूँ। जो आयुष्मान भारत कार्ड योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, उसी के तहत मेरा इलाज हुआ है और मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ और उनका बड़ा आभारी हूँ कि जो ऐसी योजना के अंतर्गत मेरा इलाज के हॉस्पिटल से चल रहा है। और वहाँ का स्टाफ डॉक्टर नितिन बांसले बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और मरीजों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ स्टाफ के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। और मेरे दिल के अंदर 3 छल्ले पड़े हुए हैं। शायद ये योजना ना होती आयुष्मान भारत कार्ड की तो शायद मैं इतने गरीब घर का आदमी मैं अपना इलाज नहीं करा पाता। मेरा आयुष्मान गोल्डन कार्ड बना हुआ है। मैं इसके द्वारा लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। मेरी आँख में परेशानियाँ होती है, उनका इलाज कराने आया हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इन्होंने ऐसी योजना चलाई जिससे मुझे लाभ मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अदम्य साहस का परिचय देते हुए मेरठ के ग्राम सिसौली के वीर सपूत 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स के हवलदार अनिल कुमार तोमर की शहादत 28 दिसंबर 2020 को हुई। जिलाधिकारी के बालाजी, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, गन्ना मंत्री सुरेश राणा व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनके जनपद मेरठ में पहुंचकर उनके परिवारजनों को सांत्वना दी और शहीद अनिल तोमर को श्रद्धांजलि अर्पित की। अनिल का पार्थिव शरीर श्रीनगर से गांव में लाया गया। रात में उनका अंतिम संस्कार उनके गांव में उनके बेटे द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में गन्ना मंत्री सुरेश राणा द्वारा 50 लाख रुपए का चेक शहीद के पिता को सौंपा गया और बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर किया जाएगा। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ सफेद चादर से ढक गए हैं तो मैदानों में ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप जारी है।
नए साल की शुरुआत से पहले बर्फ की चादरों से घिर गए हैं पहाड़। जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, इन राज्यों में पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे नए साल का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। कश्मीर घाटी के तमाम इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। श्रीनगर के साथ ही घाटी के अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार से ही बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है और तमाम इलाके सफेद चादर से ढके हुए हैं। कश्मीर के बाकी हिस्सों में भी कुदरत का कूल अटैक जारी है। श्रीनगर समेत तमाम इलाकों में पारा शून्य तक पहुंच गया है। वहीं जम्मू के भी कई जिलों में बर्फबारी हुई है। उधमपुर जिले के पटनी टॉप में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। यहाँ का वेदर, स्नोफॉल हो रही है, बहुत अच्छी वेदर एंजॉय कर रहे हैं। न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे भरपूर स्नोफॉल हो रही है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो वहाँ भी कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे सड़कें बर्फ से ढक गईं। बर्फबारी के चलते कई जगहों पर गाड़ियां और लोग फंस गए। एक अन्य पर्यटक स्थल धर्मशाला में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। बहुत ही अच्छी कल बर्फबारी हुई है। सुबह बिल्कुल मौसम साफ था और अभी हम सुबह उठ के आए तो एकदम यहाँ सब कुछ सफेद हो रखा है। इतने ज्यादा हम मजे कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। पहाड़ों पर हुई इस बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के कई शहर सर्द हवाओं से सिकुड़ रहे हैं। बात राजधानी दिल्ली की करें तो एनसीआर में कड़ाके की ठंड ने फिर से दस्तक दे दी है। दिल्ली में मंगलवार सुबह कोहरा छाए रहने के साथ ही ठंडी हवाएं चली। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर चल रही है और शीतलहर की स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। 1 जनवरी से सुधार होना शुरू होगा और तापमान हल्का बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में और एनसीआर में हवा बनी हुई है। साथ ही साथ जो पंजाब, हरियाणा और जो वेस्ट यूपी के इलाके हैं वहाँ पर भी कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है। तो 31 तारीख की सवेरे तक हमारे पास कोल्ड वेव की सिचुएशन बनी रहेगी। 1 तारीख से हल्के हल्के इसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी तमाम जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान में तेज और ठंडी उत्तरी हवाओं के असर के चलते मंगलवार को ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु और उससे नीचे दर्ज किया गया। हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से जारी शीतलहर मंगलवार को और तेज हो गई। कई स्थानों पर कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने दोनों राज्यों में अगले 2 दिनों तक भीषण ठंड रहने का पूर्वानुमान जताया है। यानी उत्तर भारत में नया साल कड़ाके की ठंड के बीच ही मनेगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के हाथों पहले टेस्ट में मिली करारी हार का बदला मेलबर्न में हुए दूसरे टेस्ट मैच में ले लिया है। टीम इंडिया ने मेलबर्न टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। इसके साथ भारत ने 4 मैच की सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। मैच में शानदार शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का किया उद्घाटन। कहा, आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास को 21वीं सदी की देने वाला है नई पहचान। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश को बिजनेस का नया डेस्टिनेशन बनाएगा फ्रेट कॉरिडोर और आत्मनिर्भर भारत का बनेगा माध्यम। इकतीस दिसंबर को शाम 6 बजे सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की होगी घोषणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा, इससे छात्रों के मन में भ्रम और उलझन की स्थिति होगी कम। और वित्तीय वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। जो लोग 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे उनको दोगुनी पेनल्टी देनी होगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।